नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी, जहां पर हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों के जवाब दिलवाते हैं और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं। और हम आज आपके साथ, अगर आपको अपने सवाल कोई पूछना है, आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, तो आज हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी और कई सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को लेकर भी। टॉप फंड्स के ऊपर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यम के ज़रिए, यानी कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। तो फेसबुक और एक्स ये पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके। आप सीधे हमारे साथ मुखातिब हो सकते हैं yourmoney@nw18.com, ये हमारा मेल आईडी है। इस पर आप अपना मेल भेजिए, आपका पोर्टफोलियो भेजिए और साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं हमारे जानकारों से। आज हम हेमंत सर से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले दर्शक भी मौजूद हैं, जो कि हैं मोहित शर्मा सर, उत्तर प्रदेश से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मोहित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल आपका पूछिए। जी नमस्कार सर। हेलो। जी नमस्कार मोहित सर, क्या सवाल है आपका। सर मैं 3 साल से SIP कर रहा हूँ 11,000 महीने की। SBI के ही सब फंड है मेरे पास। ओके। SBI स्नैप, SBI फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस ग्रोथ है सर। मुझे 20 साल में 2 करोड़ रुपए का फंड कलेक्ट करना है। इसके लिए सर मुझे मार्गदर्शन करिए मेरा। ओके, तो SBI से ऐसा क्या प्यार है मोहित जी आपको कि सारे फंड्स आपने SBI के चुने। सर प्यार विशेष तो नहीं, मुझे मतलब मैंने आप ही का प्रोग्राम देखा था, तो SBI मतलब एक सरकारी कंपनी है, इसमें थोड़ा विश्वास करा, इसीलिए कर लिया। हाँ चलिए, खैर लेकिन जो भी बाकी भी फंड्स हैं, SBI सिर्फ सरकारी की वजह से नहीं, बाकी फंड्स भी एमफी के अंदर रेगुलेटेड है, तो किसी और में भी अगर आप निवेश करेंगे तो कोई खास हार्म नहीं है। लेकिन हाँ, SBI का चुनाव आपका है। अब बाकी हेमंत सर बताएंगे कितना सही कितना गलत। लेकिन हेमंत सर, इनका एग्जिस्टिंग SIP है 11,000 रुपये पर मंथ के आसपास का, और ये 25 साल में 3 करोड़ का कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि एज इज इन हिज फेवर, तो क्या करना चाहिए अभी इन्हें। जी सुमित, आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो इनका जो पोर्टफोलियो है और दूसरा इनका जो टारगेट है। तो 25 साल का समय है जैसा आपने कहा, तो 11,000 की इन्वेस्टमेंट अगर ये कंटिन्यू करे 25 साल तक जैसा इन्होंने कहा, तो वहां पे थोड़ा सा डेफिनेटली शॉर्टफॉल रहेगा उनके पास। तो इनको अपनी SIP को 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा, जो इनका जो टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए। तो पहली बात तो ये कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पास समय है SIP बढ़ाने का, तो जितना जल्दी हो सके उसको बढ़ाएं ताकि उतना समय मिले आपको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो 5,000 की आपको SIP बढ़ानी है और यहाँ पे मैं 12% का रिटर्न मान के चल रहा हूँ। हालांकि 25 साल जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिटर्न इससे बेहतर हो सकती है, बट जब आप एज्यूम करके चलते हैं कैलकुलेशन के लिए तो थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो बेहतर है। तो 5,000 की SIP को कर लिया एडिशनल। अब इनके फंड पे आते हैं। 5 फंड्स हैं इनके पास और पांचों के पांचों जो है SBI के हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनी है, इनको कंफर्ट है, लेकिन सुमित जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे के सारे फंड हाउसेज जो है वो सेबी रेगुलेटेड है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पोर्टफोलियो में क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स कैसे हैं, किस तरह का सेक्टर एलोकेशन है। और जब आपके पास एक मौका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज स्ट्रेटेजीज के तहत इन्वेस्ट करने का, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको नंबर ऑफ फंड भी कम कर सकते हैं। 11,000 के लिए 3 फंड मुझे लगता है बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो एग्जिस्टिंग जो फंड्स है उनमें से एक SBI मैग्नम मिड कैप जो है वो आप रखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप बढ़ा दीजिए 3,000 रुपए। बाकी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको 2 एडिशनल फंड जो एग्जिस्टिंग फंड है उसकी वजह, ताकि जैसा मैंने कहा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज और स्ट्रेटेजीज का आपका फायदा हो। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जहां पे आप 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप जहां पे आप 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 11,000 3 फंड्स, और जब भी आपको 5,000 रुपए की SIP बढ़ानी है तो इसी प्रोपोर्शन में आप इन्हीं 3 फंड्स के अंदर बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई एडिशनल फंड इसमें ऐड करने की जरूरत है। तो मोहित जी, अगर आप निवेश करते हैं करीब करीब 11,000 रुपये 12% के हिसाब से,
तो आपको 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास वो पूंजी बैठती है एग्जिस्टिंग 25 साल में। लेकिन अगर इसी सम को आप बढ़ाकर 16,000 कर देते हैं, यानी 5,000 रुपये और बढ़ा देते हैं, तो यही सम आपका बन जाएगा 3 करोड़ रुपए। तो थोड़ा सा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी SIP को, और थोड़े फेरबदल जो कि आपको हेमंत सर ने बताए हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब चलते हैं पटना, वहाँ पर हमारे साथ इंदु भूषण जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इंदु जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी 57,000 का सिप कर रहा हूँ और अभी कॉर्पस वैल्यू उसका है 46 लाख। क्वेश्चन ये है कि अगले 5 साल में हम 2 करोड़ रुपए का टारगेट 57 कर रहे हैं, 37 कर रहे हैं? जी 57,000। 37 राइट? 57 जी 57। 37,000, अच्छा 57,000 की SIP कर रहे हैं, और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 46 लाख का है। 5 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस, राइट? जी जी जी। ओके, तो हेमंत सर 5 साल का नज़रिया है, नज़रिया तो छोटी अवधि का है, और ये कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब करीब 2 करोड़ का। एग्जिस्टिंग SIP के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 47 लाख 48 लाख के आसपास बैठता है, और उसमें 46 लाख और जोड़ देता हूँ तो भी 1 करोड़ के आसपास ही कहीं पहुँचेंगे। आप क्या ऐड करोगे, क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल ठीक है। जैसा उन्होंने कहा कि 57,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो कॉर्पस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा 37 के मुकाबले में, पर फिर भी मुझे लगता है कि समय इनके पास बहुत कम है। होता क्या है कि जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो, आपको लगता है 5 साल का समय है, लेकिन आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो सिर्फ 2.5 साल रहेगा, तो उतना लंबा समय आपके पास नहीं है। मुझे लगता है काफी बड़ा शॉर्टफॉल है यहाँ पे इनको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। करीब करीब मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपए की SIP इनको और करनी होगी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि समय इनके पास ज्यादा नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि इनके जो फंड्स हैं, इनके पास 9 फंड्स हैं। मुझे लगता है अगेन 57 भी हो तब भी इनको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एक जैसे फंड नहीं होने चाहिए, एक जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप अलग तरीके के, अलग डिफरेंट फिलोसफीज के फंड रखेंगे तो आपको सही लेवल का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ चेंजेस इनको करने की जरूरत है यहाँ पे। मेरे पास जो अमाउंट था वो 37 था, तो मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेशन किया, वो प्रोपोर्शनेटली जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो HDFC मल्टी कैप जो एग्जिस्टिंग फंड है जहाँ पे वो रख सकते हैं, HDFC मल्टी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी, ये 3 फंड एग्जिस्टिंग में से आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि समय आपके पास लंबा नहीं है, तो थोड़ी सी एग्रेशन भी थोड़ा कम करने की जरूरत है। 2 फंड आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कुछ थोड़ा सा पैसा जो है वो US मार्केट में भी जाता है। तो ये 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि काफी बड़ा गैप है आपके पास, तो 2 तरीके हो सकते हैं। अगर इतना अमाउंट नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा समय बढ़ाना होगा, मे बी अराउंड 6-7 साल अगर आप बढ़ाएंगे तब जाके वहां तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि समय देने की जरूरत है आपको, अगर आपके पास इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इस समय पे नहीं है। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है। आप इंदु भूषण जी अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो कैरी कर सकते हैं, और जो चेंजेस बताए हैं आपको हेमंत सर ने, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। कुछ फंड्स को घटा सकते हैं, कुछ तादाद में फेरबदल आप कर सकते हैं। अब रवि भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रवि जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार रवि जी। हाँ जी सर। सर मेरा सवाल है कि मैं 16,500 का SIP कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, और लगभग 7 म्यूचुअल फंड में मैं SIP कर रहा हूँ। तो मेरा सर सवाल ये है, और मेरी एज सर अभी 28 ईयर्स है, एंड आई हैव स्टार्टेड माय SIP प्लानिंग व्हेन आई वाज 24। तो क्या सर मैं अभी इन म्यूचुअल फंड में निवेश जारी रख सकता हूँ, और अगर ना तो क्या मुझे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है सर? और लगभग मैं 50 लाख का कॉर्पस इस पोर्टफोलियो के साथ अगले 10 साल में बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, इसके बारे में सर मुझे थोड़ा जानना है। ओके, तो हेमंत सर 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी जो इन्होंने की है कि ये इनके पोर्टफोलियो को इन्होंने 24 साल की उम्र में शुरू किया, और
बहुत अनरीजनेबल एटलीस्ट ये डिमांड नहीं रख रहे हैं। 10 साल का कॉर्पस ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 10 साल के अंदर ये जो कॉर्पस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो करीब करीब 50 लाख के आसपास है। 38-39 लाख तो इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ऐसे ही पहुंच जाएंगे ये, और प्लस जो 5.5 लाख के इनके नए पोर्टफोलियो है वो भी एक हिस्सा है 12% पे। सो क्या करना चाहिए इन्हें, क्या फेरबदल, क्या स्टेप अप करें, थोड़ा सा कैसे चेंज करें इसको? नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, समय है इनके पास और टारगेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो फिर से अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो मुझे लगता है करीब करीब 55 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। इनकी जो एक्सिस्टिंग जो एक्यूमुलेशन हुआ है उनका अभी तक, और जो एसआईपी वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इनको अपने जो डिफाइंड टाइम हॉराइजन, जितना समय इनके पास है, उसमें अपने टारगेट को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी। इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ओवर ए लॉन्गर पीरियड को फायदा होगा उसको। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट है अगेन कि आपकी जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये देखिए इक्विटी जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। उसमें अगर बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव फंड्स रखेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका आपको फायदा होगा। कहीं कहीं वॉलेटिलिटी भी ज्यादा बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना आपको रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में। कुछ चेंजेस डेफिनेटली इनको करने की जरूरत है। यहाँ पे इनके पास 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं और 16,500 में से 7,000 रुपए जो है वो इन 3 स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। 3 फंड स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है डेफिनेटली। प्रोपोर्शनेटली भी जो एलोकेशन जा रहा है स्मॉल कैप में वो बहुत ज्यादा है, तो एक ही स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं आप, मे बी HDFC स्मॉल कैप, जहाँ पे 2,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी जो फंड्स है वो बता रहा हूं आपको कौन से फंड आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अमाउंट आपको बदलाना पड़ेगा। पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप आप अपने इन्वेस्टमेंट को वहां पे 5,000 रुपए बढ़ा दीजिए, टोटल 5,000 कर दीजिए आप। HDFC मिड कैप वहां पे आप बढ़ा के 4,000 रुपए कर दीजिए, और जो आपका मिरेट टैक्स सेवर है जहाँ पे 3,000 कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो एक ELSS फंड है उसके अंदर। उसके अलावा आप जो 2,500 जो बचेगा वो आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में डाल दीजिए। तो एक फंड आप कंसिडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए। बाकी जो फंड्स है वो आपके एक्सिस्टिंग है, लेकिन पोर्टफोलियो में सही तरीके का बैलेंस, क्योंकि हमने जैसा कहा स्मॉल कैप से निकल के आपको दूसरे फंड्स में जाना है, तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन फंड्स में आपको कितना पैसा थोड़ा बढ़ा के आप करेंगे तो सही बैलेंस होगा पोर्टफोलियो में, और आई थिंक कंसिस्टेंसी मिलेगी आपको, अच्छे रिटर्न मिल सकते। तो रवि जी एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, पिछले 16 साल के आंकड़े कहते हैं कि 10 साल से, पिछले 16 में से 10 साल मिड कैप एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेगी है निफ्टी को। ये हमेशा रहता है आमतौर पर, लेकिन क्योंकि आपके पास ओवर एक्सपोजर है स्मॉल कैप का, और स्मॉल कैप की तेज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए एक बार को आपको बढ़िया रिटर्न मिल भी रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना ज़रूरी है, ओवर एक्सपोजर किसी भी एसेट क्लास में नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए थोड़ा सा स्मॉल कैप से आप अपना एक्सपोजर घटाएं, और मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, जैसा आपको हेमंत सर बता रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप थोड़ी सी चर्निंग कर सकते हैं। और क्योंकि ये बाज़ार तेज़ी में है और ये सही मौका भी हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ लेकर किसी और फंड के अंदर शिफ्ट करने को लेकर, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर आप कॉल लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू हो गया है और हेमंत सर ने आपको अपने हिसाब से एक सही रणनीति बता भी दी है। आगे भी हम कुछ और दर्शकों से बातचीत करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। हेमंत सर बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ और सवालों को लेकर भी। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों को लेकर, आपके पोर्टफोलियोज को लेकर, और किस तरह की SIP कितने समय के लिए, कौन कौन से फंड्स में अगर आप करते हैं तो किस तरह के डिजायर्ड गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। अब हम दिल्ली चलते हैं, कौशलेंद्र झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए। झा साहब नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछिए। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी एज 63 ईयर्स की है। मैं एक लमसम 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में। मेरा पर्पस है वेल्थ क्रिएशन ओनली, और मैं 50% रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। 8 to 10 ईयर्स का मेरा होरिजन है। आपकी ओके झा साहब, आपने जो बोला कि आप 50% आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 50% रिस्क ले सकते हैं, राइट? नो, पूरे का मेरा जो रिस्क है ना 50, मैं एवरेज रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ जी। चलिए, मतलब सुन के अच्छा लग रहा है झा साहब, आप 63 इयर्स की एज में भी अच्छा रिस्क एपेटाइट लेके बाजार में एंटर करना चाह रहे हैं। और क्या करना चाहिए रुस्तागी सर, 63 साल की उम्र में ये एक मुश्त निवेश करने के लिए राय मांग रहे हैं आपकी,
और 8 से 10 साल का इनका होराइजन है, 60 लाख का निवेश करना चाह रहे हैं और ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, आई थिंक 8 से 10 साल का समय है। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में काफी सारी ऑप्शन है और जिस तरीके का उन्होंने अपना रिस्क प्रोफाइल बताया उसके हिसाब से सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की वही है कि आपका जो भी टाइम होराइजन हो, आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल हो, अगर आप सही फंड सेलेक्ट करें तो आपको जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है वो आपको मिलेगी। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है कि उसके जो अटेंडेंट रिस्क है उनको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मुश्त इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं 8 से 10 साल की होराइजन की। कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है इनके लिए हाइब्रिड फंड्स अच्छे रहेंगे इंस्टेड ऑफ प्योर इक्विटी फंड्स। उसका कारण ये है कि आई थिंक मार्केट में समय समय पे हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी होती है, तो ऐसे फंड में जाना जरूरी है जहां पे एसेट एलोकेशन जो है, यानी एलोकेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी हो गया या डेट हो गया या फिर आर्बिट्राज हो गया, वो डायनामिकली मैनेज हो डिपेंडिंग ऑन मार्केट में किस तरह की वैल्यूएशन है। तो आई थिंक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो है बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें मिक्स रहता है इक्विटी का, आर्बिट्राज का और डेट का, और वो इस तरीके से होता है कि 65% जो एलोकेशन है वो इक्विटी और आर्बिट्राज में होती है ताकि आप इक्विटी फंड्स की टैक्सेशन मिल सके। बट अमूमन जो है आप देखते हैं कि इक्विटी का जो एलोकेशन है वो 40 से 50% के करीब में रहता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। तो बैलेंस एडवांटेज फंड और एक मे बी एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड जहां पे इक्विटी एलोकेशन जो है वो और ज्यादा हो सकता है, मे बी 65% और 70%। तो ऐसा मिक्स करेंगे पोर्टफोलियो में तो मुझे लगता है वो सही रहेगा। तो 5 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें वो 12-12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 4 जो फंड्स हैं वो बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी में है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और निपुण बैलेंस एडवांटेज फंड। और एक जैसा मैंने कहा एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड, वो आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंडेक्स, उसका आप मिक्स लीजिए। सबसे अच्छा जैसा मैंने कहा कि वहां पे ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर जो है उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट और आर्बिट्राज वो है उसको समय समय पे रीबैलेंस करते रहेंगे। तो मुझे लगता है वो उनके लिए सही स्ट्रेटेजी है। तो आपको एक सही स्ट्रेटजी बताई गई है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। अलग अलग फंड्स बताए गए हैं जिनको आप अपने चुनाव का हिस्सा बना सकते हैं। जोगेश्वर बाजपेयी सर हमारे साथ अब मौजूद है कानपुर से। इनफैक्ट इनका एक ईमेल आया हमारे पास, तो इनके सवाल के हिसाब से इनका मौजूदा निवेश करीब 18,000 रुपये की SIP है और टैक्स में छूट के लिए करीब 1.5 लाख का एक अन्य निवेश है और 1.5 लाख के निवेश के लिए ELSS फंड की एक सलाह मांग रहे हैं। 15 साल तक के लिए निवेश की योजना है और कौन कौन से फंड्स होने चाहिए और किस किस में बदलाव की ज़रूरत है, ये हेमंत सर से वो राय मांग रहे हैं। तो हेमंत सर, टैक्स सेविंग, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्हीं की नहीं, अब धीरे धीरे मार्च की तरफ जा रहे हैं तो बहुतों की ये मांग होगी। सो क्या करना चाहिए इसमें, कौन सा टैक्स सेवर रखें, क्या क्या फेरबदल करें अपने पोर्टफोलियो में? जी, पहले शुरुआत करते हैं कौन सी ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बंधन टैक्स सेवर जो है वो एक सही ऑप्शन रहेगी ELSS कैटेगरी में, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। 18,000 के लिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट है SIP की, लंबा समय है इनके पास, तो आई थिंक जो उनकी स्ट्रैटेजी है इक्विटी फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने की, आई थिंक वो बिल्कुल सही है। इनके पास 9 फंड्स है। डेफिनेटली फंड्स थोड़े ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने फंड सिलेक्शन अच्छी की है। बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड होने, एक पर्टिकुलर गोल के लिए बहुत ज्यादा फंड हो तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने में थोड़ा इश्यू आता है। तो फंड्स को थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पे। ELSS का फंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो कुछ फंड जो इनके एग्जिस्टिंग है उन्हीं में हम देखेंगे रीबैलेंस करने के लिए। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड वही रख रहा हूँ आपके है, लेकिन जो थोड़ा अमाउंट थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 4,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में 4,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप फंड है उसमें 3,000, SBI कॉन्ट्रा फंड जो जैसा नाम से पता चलता है कॉन्ट्रियन फंड है, वहां पे 4,000, और जो फ्रैंकलिन का जो फोकस फंड है उसमें 3,000। तो ये आप जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनको हमने थोड़ा रीबैलेंस किया, अमाउंट में थोड़ा एलोकेशन चेंज किया और फंड थोड़े कम हो गए 4 आपके। मुझे लगता है ये अगर आप इसको कंसीडर करें तो आपके पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए अच्छा है, कंसिस्टेंसी होगी और एक बेहतर परफॉर्मेंस आपको यहाँ से अपने पोर्टफोलियो से मिल सकती है।
तो जोगेश्वर सर, आपके लिए अलग अलग फंड्स का एक चुनाव करके रखा है हेमंत सर ने, जिसमें आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड यानी कि इक्विटी रिलेटेड फंड्स, इक्विटी का डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 3000 का एक SIP आप वहाँ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड भी रखा है आपके लिए 4000 रुपये में, और एक इंडिया फोकस इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन का लेकर आया। तो एक डाइवर्सिफाइड अलग अलग फंड हाउसेज तरफ से एक फंड का चुनाव बना के, बुके बना के आपके लिए रखा है हेमंत सर ने। हेमंत सर, अगर कोई नया निवेश करने जा रहा हो, क्योंकि इक्विटी को लेके एक्सपोजर बढ़ रहा है, कल्चर बढ़ रहा है और नया नया निवेश आ रहे हैं, अगर कोई अपनी SIP की शुरुआत आज करना चाह रहा है, कोई अपने फंड्स का चुनाव करना चाह रहा है, तो उनके लिए टॉप 4 फंड्स आपने कौन से चुने? जी, आई थिंक 3 कैटेगरी के फंड्स है, 4 जो है। एक मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड में 25% मिनिमम जो है तीनों सेगमेंट में एलोकेशन करना होता है, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप। 2 फंड्स है वो लार्ज एंड मिड कैटेगरी के, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। और एक फंड जो है वो फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। जैसा मैंने पहले भी कहा, मेजॉरिटी पैसा जो है लार्ज कैप में है, कुछ 70-80% जो है वो यूएस स्टॉक। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। आज के समय में जिस तरह से हमने वैल्यूएशन देखी, यहाँ लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अदर 2 सेगमेंट्स। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 सेगमेंट में पोटेंशियल नहीं, बट आई थिंक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक उस सब चीजों को ध्यान में रखे ये 4 फंड्स को मिलाकर अगर अपना पोर्टफोलियो बनाए तो अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका जिक्र पहले भी हेमंत सर ने किया है। लेकिन अगर आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो एक बुके आपको बना के दिया है किसी भी तरह के नए निवेशक के लिए। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है जो अपने फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। हेमंत सर, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और पूरी तरह से पर्सनल फिनेंस का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हमारी मदद करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।